हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिका इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज हम यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंतर्गत मैथ सेक्शन को पूरा देखेंगे, जो कि प्रत्येक शिफ्ट में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि अर्थमेटिक के होते हैं। और अभी तक 2021 और 2022 में कुल मिलाकर 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं। 2021 में 2 शिफ्ट में हुए थे और 2022 में 4 शिफ्ट में, मतलब 2 दिन हुए थे। एक दिन में 2 शिफ्ट होती हैं, तो 2022 में 2 दिन एग्ज़ाम हुए थे, इसलिए 4 शिफ्ट हो गई। तो टोटल 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक में। और एक शिफ्ट में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं अर्थमेटिक की। और 6 शिफ्ट में कितने होंगे? 30 प्रश्न होंगे। तो आज हम इन 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। कभी कभी तो सेम टू सेम क्वेश्चन ही पेपर में आ जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो ये 37 सही लिखा है, इसको हम ऐसा लिखते हैं 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं, ये बताना है। तो 1/8 कितने होंगे? 1/8 से 37 सही 1/2 को डिवाइड कर दो, भाग दे दो इसका। तो 1/8 से भाग देंगे तो ऐसा लिखेंगे। अब देखो, ये सही बटा में लिखा है, तो इसको सिंपल फॉर्म में लिखो। पहले 2 सत्ते 14 और 2 तीन 6 7 74 और 1 75। ये हो जाएगा अपना 75/2। पहले 2 का 37 में गुणा करते हैं और फिर अंश को जोड़ देते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 2 तीन 6 और 1 7 और 1 अंश में दिया है, सो 7, यानी 74 ये हो गए। सो हो गए अपने 75। ऐसा देखो, 2 सत्ते 14 की 4 और 2 तीन 6 और 1 7। अब 74 ये आए और 1 जे हो गया, सो हो गए 75। 75 जे हो गए और 2 नीचे दिए हैं, हर में से 2 ज्यों के त्यों। अब 1/2 1/8 सॉरी 1/8 जे भी ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब इसमें 75/2 और इसको लिखेंगे हम 8 जे ऊपर जाएंगे, ए वाले 8 ऊपर जाएंगे और जे 1 इसके नीचे रहेगा। अब इसको एक ही पहाड़े से काट लेते हैं, क्योंकि इसको यदि हम गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए पहले इनको काट लो। 2 चौको 8, 4 बार कटे। अब 4 को गुणा 75 में करो, तो 4 पंचे 20 और हासिल 2 आए और 4 सते 28, 28 और 2 30। दोस्तों, बिल्कुल आराम से समझेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यदि मैथ को सीखना है तो आराम से ही हम सीख सकते हैं। जल्दबाजी करोगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अंडर रूट में ए अंडर रूट लगा है, ए पूरे पे अंडर रूट है। अब इसमें ये ऐसा लिखा है, देखो 36.1 बटे में है अपने 102.4। अब देखो, एक अंक के बाद है दशमलव, इधर भी यानी अंश में भी एक अंक के बाद है और हर में भी एक अंक के बाद है। तो पॉइंट से पॉइंट यानी दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। अब अपनी संख्या कितनी आई? अपनी संख्या आई अंडर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर आई है 36/1024। जी आ गई।
अब 361 का वर्गमूल लेना है और 1024 का। तो 361 का वर्गमूल कितना होता है? 361 का वर्गमूल होता है 19। तो अपन 19 लिख देंगे। और 1024 का वर्गमूल कितना होता है? 1024 का होता है 32। तो 32 लिख देंगे। तो 19/32 किस ऑप्शन में है? 19/32 है अपना बी ऑप्शन में। बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों, यदि आपको वर्गमूल लेना नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। हम एक वीडियो आपको वर्गमूल पर देंगे जिससे आपको अच्छी तरह से आने लगेंगे, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो 3 वर्षों में बताना है कि वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखो, एक शहर की जनसंख्या में 4% वार्षिक तो हो रही वृद्धि, 4% वह बढ़ रही, लेकिन स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक घट रही। तो जो घट रही, पहले 4% बढ़ रही, पहले तो इसको समझो कि 4% बढ़ रही और घट कितनी रही है? 1/2% घट रही। तो हम इसको घटा लेंगे, 2 इसके नीचे अपन 1 मानेंगे। सो 2 एकम 2, इसका लासा लेके इसको हल कर लेंगे। लासा लेके ऐसा करते हैं, 2 और 1 का लासा 2 आएगा और 1 का भाग दो पहले 2 में, तो 2 बार जाएगा, 2 का अंश में गुणा करो 8 हो जाएगा। माइनस, अब फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2 एक बार, 1 का गुणा 1 में किया सो 1 आ गया। अब इसको घटाओ, 8 में से 1 गया 7, 7/2, यानी इसका हमारे पास, इसका इसमें भाग देंगे तो 2 3 6 और 2 पंचे 10, यानी इतने प्रतिशत आ गया जो 3.5। तो अब हम बाकी को इरेज कर देंगे, इसको बाकी को मिटा देंगे। 3.5 हमारा आ गया 3.5। तो 4% में से 4 में से हमने 1/2 घटाए, सो हमारा आ गया था कितना? 3.5%। ठीक है। अब इसके बाद हम गांव की जनसंख्या यानी शहर की जनसंख्या को मान के चलेंगे। हम मान लेंगे कि माना कि शहर की जनसंख्या 100 है। माना, यहाँ लिख भी लो, माना शहर की जनसंख्या अपन कितनी मान रहे? 100 मान ली। अब 100 मान ली है तो 3 वर्षों में जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत बताना है। तो 100 का, अब इसको ऐसा लिखेंगे कि 100, अब देखो 3.5% बढ़ जाती है तो प्रतिशत कितना होता है? 100, यानी 100, और 3.5 और बढ़ गई, 100 पे 3.5 और बढ़ गई, सो 103.5 हो गई है। 103.5, क्योंकि अधिकतम यानी कि प्रतिशत हमेशा 100 होता है और 100 में 3.5 की वृद्धि हो गई, 103.5 हो गए। 100 में 3.5 जोड़े तो इसलिए 103.5 हो गए। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 103.5 प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब 100, सो हमने 100 लिख दिए। अब इसके बाद इसको हमें 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत निकालना है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 103.5 103.5 बटे 100 और ये 3 हैं, और फिर 103.5 फिर बटे 100। अब इसमें, अब देखो, अब इसमें क्या करेंगे हम कि 100 माइनस कर देंगे प्रतिशत वाले, तो हमें ये पता चल जाएगा कि वृद्धि कितनी हो रही। तो हम अभी से 100 लिख दें इसमें। अब जब हम
इस 100 से तो ये 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसका देखो 1 यानी 103.5 और 103.5, 103.5, 103.5 और 103.5, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे और जितना आ जाए गुणा करने पर इन तीनों का गुणा करेंगे, इसका, इसका और इसका, और फिर नीचे करेंगे 100 का और 100 का। तो जो अपने अंश का गुणा किया, अंश मतलब ऊपर होता है, हर मतलब नीचे होता है, तो ऊपर का जो हम अंश का गुणा करेंगे तो इसका जो गुणा करके और 100 गुणे 100 नीचे आएगा यानी हर में आएगा, तो हम इससे जब भाग देंगे तो इसका हमारा आ जाएगा बराबर, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, आप करके देख लेना, 110.887 माइनस, इसको हमने हल किया तो इतना आ गया, और जिस 100 हैं अपने, ये 100 लिख दिए। अब जब हम इनको माइनस करेंगे 110.87 को में से 100 माइनस कर दो, तो ये जो 110 हैं, 110 में से 100 करो, वैसे ही पता चल गया कि 10 बची, 10 और 8 7 जे हैं, तो अपना कितना आ जाएगा, यानी इसमें जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा, यानी ये बचेगा हमारा 10.10, इतना 10.87। अब 10.87 किसी ऑप्शन में है तो 10.87 तो नहीं है, लेकिन 10.8 दिया है, यही हमारा सही उत्तर होगा, ए विकल्प हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, हम बिल्कुल आराम से समझते हुए सवाल को चलेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। अगला प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हम एक साइड लिख लेंगे मूल्य, एक साइड लिखेंगे हम मूल्य, और एक साइड लिख लेंगे मूल्य और एक साइड होगी बिक्री, और ये बिक्री और मूल्य, ये बिक्री है, ये बिक्री लिखा है। अब ये किसके बराबर हो जाएंगे, ये बराबर हो जाएंगे आय के बराबर हो जाएंगे जी, बराबर हो जाएगा आय के बराबर हो गए। अब देखो, अब हमने मान लो कोई किताब खरीदी, किताब की कीमत, यदि किताब का मूल्य 10 रुपया है और उसका बिक्री मूल्य भी 10 रुपया है, तो आय कितनी हो जाएगी, यानी 10 को 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 100, इतना ही होगा। यहाँ पर गुणा का साइन है, इसमें भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद, अब इस जो मूल्य 10 रुपया है, तो सवाल में दिया हुआ है कि एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, हम 10 में जो 10 रुपये जो दिए हैं तो इसका हम 30% घटा दें, तो घटाने पर यानी पूरा कितना होता है 100%, और 100 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचा 70%, तो 100 यानी इसका जब हम 70% निकालेंगे 10 का, तो हमारे पास आ जाएगा बटे 100 होगा, यानी 10 गुणे 70 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो जी कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएंगे केवल 7, मल्टीप्लाई गुणा, यानी 7 गुणे, अब 10 पे का कह रहे भाई, सवाल में है कि बिक्री 20% बढ़ गई, अब बिक्री 20% बढ़ गई, यहाँ पर 30% घट गई थी और यहाँ पर 20% बढ़ गई, तो जब 20% बढ़ गई तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120, यानी हम 10 का 120, 10 का हम 120 निकालेंगे, जब 10 का 120% कितना होगा बटे 100, तो 2 जीरो जी कट जाएंगे हमारे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 12 का गुणा 1 में किया सो 12 आ गए, अब 12 को गुणा 7 में करो सो 12 सत्ते 84 हो गए जी हमारे, 12 सत्ते 84 हो गया। अब इसके बाद देखो, अब उसकी जो आय थी वो थी 100,
उस 100 और उस जो सवाल के अनुसार हम चले कि 30% घटाने पर, सो हमने 10 में से 30% घटा देंगे तो आए 7, और यहाँ पर एक यानी 20% बढ़ा देगी बिक्री, सो आए 12, और इसका 12 का 7 में गुणा किया, सो आ गए हमारे 84। अब कितना अंतर पड़ा, तो जब उसकी आय 100 से 84 हो गई तो क्या मतलब होगा कि 100 थे और 100 से 84 तो उल्टा हो गया, यानी घट गया। तो कितने घट गए, 100 में से 84 जब हम माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए 6, 10 में से जो 4 घटाएंगे सो 6, और इस 10 में से 9 घटाएंगे 1, यानी 16% घट गई। इसका मतलब हुआ कि हमारी जो बिक्री है वो दुकानदार 20% बढ़ गई और दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी 16% घट गई। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा, 16% घट गई। हमारा अगला प्रश्न है, यदि ये अंडर रूट में लिखा है, पूरे पे अंडर रूट है ये ऐसा, यदि अंडर रूट में 1 प्लस 27/169, जी ऐसा लिखा है कि 1 प्लस 27/169, और जी वर्गमूल के अंदर है, यानी अंडर रूट में है जी, बराबर 1 प्लस x/13। अब देखो, अब इसको जब हम हल करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लो, इसका एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे जब, तो इसका और इसका लासा लेके इस 1 का और 169 का लासा कितना आएगा हमारा, 169 आएगा, 169 लिख देंगे हम। अब जब इस 1 का इस 169 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 169 बार। और इस 169 का इस 1 में जब हम गुणा करेंगे तो 169 ही आएगा, 169, ठीक है, प्लस। अब इस 169 का इस 169 में जब हम भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा हम इस 27 में करेंगे तो 27 ही आएगा, ठीक है। अब जे वर्गमूल के अंदर है, अंडर रूट के अंदर, इस पे अंडर रूट लगा दिया। अब 169 और 27 कितने हो गए जोड़ने से, जे हो गए अपने 9 7 16 की 6, हासिल 1, 6 और 2 8, और 1 हासिल 9, और 1 ज्यों करते हैं, ठीक है। और बटे में हो जाएंगे हमारे 169 हो जाएंगे जी, ठीक है। ये हो गए हमारे वर्गमूल के अंदर, यानी अंडर रूट के अंदर हैं 196/169, और बराबर इसका भी यही करो, इसके नीचे 1 मान लो, और इसका देखो 13 का और 1 का लासा लेंगे सो कितना आएगा, 13। अब इस 1 से इस 13 में जब भाग दो तो 1 का भाग 13 में 13 बार जाएगा, और 13 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो 13 ही आएगा, यानी 13 एकम 13 हो गए। और जी प्लस है, प्लस लगा दिया, इस 13 से इस 13 को भाग दो तो 13 एकम 13 एक बार गया, 1 का गुणा हमने x में किया तो x आ गया। अब हमारा आ गया 13 प्लस x/13, ये हो गया। और इसमें देखो अब 196/196, तो अब इसमें ये देखना है कि 196 कितने का वर्गमूल होता है, ये बताना है। तो 196 का वर्गमूल यदि लेना आता है तो ठीक है, हम तो 196 का हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 196 का यहीं बता देते हैं, 196 का होता है 14 है, सो हमने 14 लिख दिया, ठीक है। और 169 का होता है 13, हमने 13 लिख दिया, और बराबर जे हैं जो 13 प्लस x/13। अब ये 13 और ये 13 सेम है, तो इसको हम यहीं पर हटा देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब देखो हमारे पास बचे कितने,
जे 14 बचे, तो हमने 14 लिख दिए, बराबर अब जे 13 बचे, ये 13 प्लस एक्स, तो हमने 13 प्लस एक्स लिख दिया। अब जे 13 हैं जो वे इस साइड आएंगे, तो जो माइनस के हो जाएंगे, अभी प्लस के हैं, और 13 जा साइड आए बराबर के, सो हो जाएंगे माइनस के, माइनस के 13 बराबर एक्स। अब 14 में से 13 माइनस करो तो 1 बचा, एक यानी एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बराबर आ गया हमारा 1। तो एक्स बराबर 1 किस विकल्प में दिया है, डी में, यानी हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है, डी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों मैथ को बिल्कुल आराम से ही पढ़ना पड़ता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी पड़ती है। हमारा अगला प्रश्न है, 13 परिणाम का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम क्या है ये बताना है। तो देखो हम यहाँ से चलेंगे, पहले 7 का औसत 63 है, तो इन 7 का औसत जब 63 है, 7 का औसत जब 63 है, तो इन 7 का हम योग निकाल लें पहले। तो योग कैसे निकाल देंगे, हम इस 7 का इस 63 में गुणा कर देंगे, हमने 7 का गुणा 63 में कर दिया। अब इसके बाद देखो यही, अब और आगे पढ़ो, और आखिरी 7 का औसत 70 है, जब हमें इसका अब इसका योग निकालना है, आखिरी 7 का औसत 70 है, तो इसका योग निकालेंगे, तो इसमें भी हम गुणा कर देंगे, 7 का गुणा 70, यानी 7 गुणे 70 कर देंगे। अब इसके बाद अब देखो 13 परिणाम का औसत कितना दिया है, 68। अब 13 परिणाम का योग निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ, इसका भी हम योग निकालने के लिए हम गुणा ही करेंगे, तो 13 गुणे कितने, 13 गुणे 68, बस ये हो गया। इसको हल कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखो इसको हल कैसे करना है, इस 7 यानी 7 का गुणा 63 में करो, चाहे 63 का गुणा 7 में, बराबर आता है। तो हम इसका इसमें करेंगे 7 × 21 और 7 × 42 43 44, ये हो गया इसका प्लस। अब 7 का गुणा हम 70 में करें, तो 7 7 49, 7 7 हो जाएंगे हमारे 49, जी आ गए इतने, 490 माइनस। अब 13 का गुणा इसमें करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा कितना, आ जाएगा जे आ जाएगा हमारा 884, ठीक है। अब 441 और 490 इनको जोड़ो, सो कितना होगा, 1 और 9 4 13 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 931 आ गए जी। 931 माइनस 884। अब 931 में से 884 घटाएंगे, सो कितना बचेगा, 47। 47 किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों औसत में जब हम योग निकालते हैं, औसत दिया हो योग निकालना हो, तो हम उसको गुणा कर देते हैं दोनों संख्याओं का, तो योग हो जाता है। तो ये रहा हमारा सवाल, समझ में आ गया हो, यदि नहीं आया फिर भी आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, अब देखो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, हमारा अगला प्रश्न है जो ये पूरे पे अंडर रूट है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ये मान लो एक्स है, ऐसा लिख लेते हैं इसको। देखो एक्स बटे 196 बराबर 72/56, ठीक है। ओके, अब इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हमने इसको इतना लिख दिया, अगर जो 72/56 एक ही पहाड़ी से कट जाए तो काटने की कोशिश करते हैं, 8 से हम काटें इनको, तो 8 नाम 72 और 8 सते 56, एक कट गए, यानी 9/7 आ गया हमारा। तो 9 बटे कितना हो गया जी, 7। ये बात आ गई समझ में। अब इसके बाद
अब हम क्या करें, इसका अंडर रूट हटाना है। तो इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, यानी इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। जब हम वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और 196 बचेंगे। और 9 का वर्ग कर दोगे तो इस 9 का वर्ग करोगे और इस 7 का वर्ग होगा तो 9 का वर्ग कितना होगा, 9 नाम 81 हो जाएगा जी। और 7 का वर्ग करोगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे इसका इसमें गुणा होगा, यानी 81 का 196 में गुणा होगा, 81 का 196 में, और बटे हो जाएंगे 49। ठीक है। तो 196 गुणे 81 बटे में हो जाएंगे 49। अब इसको हम एक ही टेबल से काटने की कोशिश करते हैं। अब 7 से काटो तो कट रहे हैं क्या है, 7 से काटो नहीं, 49 का हम 196 में भाग देंगे तो 4 नाम 36, 4 चुको 16 और 3 19। ठीक है, 4 बार कट गए, ये 4 बार कट गए अपने। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 4 का गुणा 81 में होगा, 4 एकम 4 आ जाएंगे और 4 अट्ठे 32 हो जाएंगे, यानी 324। 324 किस विकल्प में है, बी विकल्प में। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। दोस्तों बिल्कुल आराम से समझना है और समझते हुए चलना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और यदि आपकी सवाल नहीं भी आता है तो आप समझ भी जाएंगे, और यदि आता है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, √5 ये है अपने अंडर के अंदर दिया है 5 और माइनस वर्गमूल के अंदर 3। इसी को हम वर्गमूल बोलते हैं, इस साइन को, इसी को हम अंडर रूट बोलते हैं। √5 माइनस √3 बटे में लिखेंगे हम, बटे में दिया है √5 प्लस √3। मतलब संख्या पूरी सेम है लेकिन चिन्ह का अंतर है। यहाँ देखो माइनस है, यहाँ अपना प्लस है, ये अंतर है। तो ये किसके बराबर होगा, हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे से वर्गमूल हट जाए, यानी नीचे से अंडर रूट का चिन्ह हट जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में √5 माइनस √3 और अपॉन √5 माइनस √3, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अंश में भी उसी का करेंगे √5 माइनस √3, और हर में भी हम √5 माइनस √3 का करेंगे। तो देखो जे इसमें और इसमें जब इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, इसका और इसका जब गुणा होगा तो क्या होगा, ये दोनों सेम हैं तो इसका हम लिखेंगे √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है। और √5 का √5 में गुणा होगा, या तो ऐसा समझ लो कि फॉर्मूला है, देखो ए है ए है बी, ए है ए है बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटा लेते हैं, तो यही इसका हो गया। देखो जे वाला जे हो गया, ए और ए हो गया, इतना हो गया। तो इस प्रकार से √5 का √5 यानी इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो केवल अंडर हट जाएगा, केवल 5 बचेंगे, माइनस √3 का गुणा √3 में होगा सो 3 बचेंगे।
अब जो a√5 माइनस √3 है, इसमें हम सूत्र लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। ए है और ए बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर हम यहाँ लिख देते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लिख देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab, ए इसका सूत्र होता है। यही फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। तो ए स्क्वायर मतलब अंडर का स्क्वायर, √5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा, वो प्लस बी स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आएगा, प्लस के 3 हो गए। अब माइनस 2ab लिखा नहीं जी, 2ab, तो 2ab में 2 फार्मूला के हो गए और a की वैल्यू कितनी है? √5, तो ये लिख दो √5। और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है √3, सो √3 लिख दो। बटे में कितने दिए हैं? 5 में से 3 गए 2। अब देखो 5 और 3 8। अब यहाँ समझ लेते हैं इसको, ठीक है। 5 और 3 8, 8 जे हो जाएंगे और 8, सो 8 माइनस 2 और अंडर में √5 का गुणा √3 का गुणा √5 में करो, सो आ जाएंगे हमारे 3 5 15, सो अंडर के अंदर हो जाएंगे जी 15, यानी वर्गमूल के अंदर 15, बटे में 2 हैं ही, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है इसमें? अब इसमें देखो कॉमन, देखो 8 माइनस 2 अंडर में 15, इसमें कॉमन क्या है? 2 आ रहे कॉमन, सो हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिए सो 4 आ गए, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 हट गए, अंडर 15 बटे में 2, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब हमारा उत्तर है जो वो 4 माइनस √15 हो जाएगा। 4 माइनस √15 कहाँ है? सी में है, तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से हम समझते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। अब देखो 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र, अभी औसत वाला लगाया था कि उसमें योग निकाला था, तो क्या किया था? गुणा किया था। इसी प्रकार से इसमें होगा, जो 4 खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी की औसत उम्र कितनी है? जो 4 खिलाड़ी हैं इनकी औसत उम्र है इतनी 18.5 वर्ष, तो 4 खिलाड़ी का औसत उम्र जब 18.5 है तो उनका योग क्या होगा? 4 खिलाड़ी इनकी उम्र इतनी है तो इनका योग होगा, योग हो जाएगा इनका गुणा, यानी 18.5 गुणे 4 बराबर 18.5 गुणे 4 बराबर होगा, इनका गुणा कितना होगा? गुणा करोगे जब 18.5 गुणा 4 का, तो हमारा आ जाएगा 74, यानी 74 बरस आ जाएगा जी, 74 बरस, 74 बरस हो गया। अब इसके बाद ये योग निकाला आया हमारा, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए। अब देखो कोच की उम्र, अगर हम इसमें 4 खिलाड़ी हैं और 4 में कोच मिला दें तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। तो जब 20% बढ़ेगी तो 100 में 20 बढ़ेंगे। औसत आयु किसकी? कोच और 4 खिलाड़ियों की औसत आयु, तो और बढ़ कितनी जाती है? उम्र बढ़ जाती है, औसत उम्र 20%, तो 18.5 का 20% बढ़ जाती है, तो 18.5 गुणे, अब 20 बढ़ गई तो 100 पे 20 बढ़े सो हो गए 120,
120/100। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22.2 बरस। 22.2 बरस आ गए। अब इसके बाद अध्यापक और 4 खिलाड़ियों की कुल आयु, यानी कोच, अध्यापक मतलब कोच, कोच और चारों खिलाड़ियों की कुल आयु। कुल के लिए क्या करेंगे? कुल के लिए करेंगे हम, देखो 4 खिलाड़ी हैं और एक कोच हो गया तो 5 हो गए। तो कितनी हो जाएगी? 5 की। इसमें हम कर देंगे 22.2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 होगा और 5 दूनी फिर 10, 5 दूनी 10, 11। यानी कि ये आ गए अपने 111.0। सो मतलब होगा कि 111 आ गए। 111 हो गए। अध्यापक की आयु निकालना है। अध्यापक की आयु कितनी होगी? अब अध्यापक की आयु निकालेंगे तो हम 111 हैं। 111 में से ये तो पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 111 बरस आ गए। 111 बरस में से हम 74 बरस माइनस कर दें, ये वाले 74 बरस, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 11 में से 4 गए, 7 बचे। 7 किस ऑप्शन में है? जी है 7 है ए ऑप्शन। तो बस का घटाना इतने ही में देख लो, यानी ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन सही है, 37 वर्ष। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में है 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 गुणे जे हैं 885 885 885, इनका गुणा है 115 गुणे 115 गुणे 115 बटे, जे बटे लगा है जो इस सब पे लगा है, जो पूरा बटे है, इन सब के बटे हैं ये। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? देखो ये हो जाएंगे 885 की पावर 3, इतना हो गया, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 प्लस 115 कितनी बार? 3 बार, तो ये भी अपने 115 3 बार हो गए। बटे में कितने दिए हैं? 885 और 885 2 बार हैं, ये हैं 885 885। 885 का हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर प्लस, और जे 115 गुणे 115, 115 गुणे 115, तो 115 का होल स्क्वायर हो गया जी, माइनस। अब देखो 885 गुणे 115, तो 885 गुणे 115, ये हमारे ज्यों के त्यों रहेंगे। 885 गुणे 115, ठीक है। अब इसमें ज़रा सोचो कि कोई फॉर्मूला होता है क्या? ये है ए क्यू प्लस बी क्यू वाला। इसमें हम ए क्यू प्लस बी क्यू का लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इसमें हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 885 प्लस के 115, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी मतलब 150 नहीं 885 प्लस 115, एक ब्रैकेट में हो गए ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो अब हम ए प्लस बी एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे में लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 885, ए स्क्वायर मतलब 885 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब जे है बी स्क्वायर 115 का होल स्क्वायर, और माइनस ए बी का मतलब होगा 885
85 गुणे 115, 115, ठीक है। अब इस सब के बटे हो जाएंगे कितने, जे वाले, ये है हमारे 885 का होल स्क्वायर, ये 885 का होल स्क्वायर प्लस 115 का होल स्क्वायर, ये वाले लिख रहे हैं। अब माइनस 885 गुणे 115। अब देखो इसमें कुछ संख्या आपको एक सी दिखाई दे रही होगी, जे हैं और जे है, तो इसमें ए वाली जो संख्या है ए और ए पूरी कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, 885 ए बचे और 115। अब 885 115 कितने हो गए, 5 5 10, 8 और 2 10, 10 यानी 1000। ए विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, देखो इसको जे वाला इसमें माइनस करना है, इसमें भी माइनस करना है और इसमें भी माइनस करना है। तो 6.25 माइनस 2.23, इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 में से 3 गए 2, ठीक है, और 2 में से 2 गया 0 और पॉइंट लगाए दशमलव, 6 में से 2 गए 4, 4.02 आ गया। गुणा करेंगे, ऐसे ही इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.12 माइनस। अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसके आ जाएंगे हमारे पास 2.9854। अब इसका जब हम गुणा करेंगे इन दोनों का, तो गुणा करने से आएगा कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा हमारे पास 4.50 और 24, 4.5024 माइनस 2.985 और ये 4, ये सेम टू सेम रहेंगे। अब देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस करने पर जो आएगा वही उत्तर है। तो माइनस करने पर क्या रहा अपना, जी आ रहा है 1.517। अब 1.517 किस में है, 1.517 ए विकल्प में है, हमारा ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 रुपये हैं तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या निकालना है, ये निकालना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बचत निकालना है। किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3, मनोज की बचत का कितना है 1/3 मतलब 1/3। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, सो हम डायरेक्ट लिख देते हैं आधे के बराबर हो गई जी, ठीक है। अब इसको हम कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2/3, ठीक है। अब इसमें देखो उसके पास कुल बचत के रूप में कितने हैं 1,50,000, तो 1,50,000 में हमें निकालना क्या है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड कौन सा है हमारा, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है हमारा 2, ये है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पूरे का यानी पूरे मतलब 2 और 3 5 हो गए ना, तो 2/5 यानी 1,50,000 का हम 2/5 निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत है। निकाल लो, 5 से काट दो, 5 × 3 = 15, 3 बार, और 2 × 3 = 6 आ रहे हैं। तो 6 किस में आ रहे हैं, डी विकल्प, यानी हमारा डी ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी बताना है। तो 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। तो जब औसत 20 है तो निश्चित है कि बीच में होगी। तो बीच में 20 हो गए और इस साइड जाओगे और इस साइड जाओगे, इस साइड, यानी जो बीच में 20 हैं तो एक संख्या इस साइड है, तो जो यहाँ हो जाएगा 21, यहाँ हो जाएंगी 22, यहाँ हो जाएंगी 23, और यहाँ जाएंगे 1 2 3 इधर हैं, तो यहाँ आएगी अपनी 19 और यहाँ आएगी हमारी 18, यहाँ आएगी हमारी 17। सबसे बड़ी कौन सी है इसमें? 23। ए वाली सही है, 23 कहाँ है? ए विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सरल कीजिए। अब इसको सरल करना है। देखो अब इसमें जो ये लिखा है, ए वाला है, ए इसके बटे में लिखा है, ये सब इसके बटे में लिखा है। इसके बटे में लिखा है 76 गुणे 84। अब इसको हम फॉर्मूला से करेंगे, जल्दी हो जाएगा। तो इसको ए मानो, ए हो गया और ए बी हो गया, ठीक है। ए हो गया और ए बी हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जे भी अपना ए है, ए है और ये हमारा बी है। क्लास लंबी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आपको इस क्लास देखने के बाद दूसरी क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो इसमें देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बटे में हो जाएंगे जी ए है, ए बी है, ए बी। अब देखो इसमें फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ सूत्र भी पता चल जाएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, यहाँ ए माइनस बी का लगाना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होगा हमारा ए स्क्वायर, देखो यहाँ लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये होता है। अब इसी फॉर्मूला को हम यहाँ लिखें, जब तो ये माइनस लगा नहीं जे वाला, अब ए माइनस जे वाला नहीं है, अब माइनस ये लगा और जे सारे हैं ब्रैकेट में, और ये माइनस जब इसके अंदर ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस इसके अंदर जाएगा, तो माइनस के ए स्क्वायर हो जाएंगे जी, ये माइनस के बी स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस ए और माइनस ए प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस के हो जाएंगे 2ab, बटे में लिख देंगे हम ए बी। अब देखो इसमें क्या आ गया, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, जे हैं हमारे 2ab जे हैं और 2ab जे हैं, सो हमारे पास कितने आ गए? 4ab, यानी 4ab और बटे ए बी हैं अपने पास, बटे ए बी। अब ए बी से ए बी कट गए, कितना बचा? 4 हमारा उत्तर हो जाएगा किसमें? सी में, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है, अंडरवुड, जे पूरे पे अंडरवुड लगा है, अंडरवुड 9 प्लस 4 अंडरवुड में 5, तो इसको हम देखेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे हम 5 अंडरवुड के अंदर लिखने का फॉर्म है 5 प्लस, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 4 अंडरवुड 5। अब इसको समझो ये कहाँ से आए हैं। 5 का स्क्वायर, अंडरवुड 5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, और 4 का 2 का इस 5 का अंडरवुड 5 का होल स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, अंडरवुड हट जाएगा, केवल 5 बचे, और 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आएंगे, यानी 5 ही आएंगे हमारे और 4 ही आएंगे, तो हमारे 5 और 4 कितने हो जाएंगे? 9 इसमें दिए हैं, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम अंडरवुड के अंदर 5 प्लस
2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। देखो इसको खोलो तो अंडर 5 का स्क्वायर ये है, 2 का स्क्वायर ये है और प्लस 2 फॉर्मूला में होंगे और 2 जे हैं, सो 2 दूनी 4 और 5 अंडर के जे हैं। हो गया पूरा। ये अंडर के अंदर हैं। अब जब ये वर्गमूल का चिन्ह हटेगा, मतलब अंडर हटेगा, तो ये 2 भी हट जाएंगे। सो जब हमारा आ जाएगा, क्या बचेगा, अंडर 5 प्लस 2। अंडर 5 प्लस 2 किस में है, अंडर 5 प्लस 2। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल सही है, सी सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि 6.73 का होल क्यूब, 6.73 का होल क्यूब माइनस 4.38 का होल क्यूब और जी बटे में हैं, इस सब के बटे में दिए हैं जी 6.73 का होल स्क्वायर और प्लस 6.73 गुणे 4.38 प्लस 4.38 का होल स्क्वायर। अब यही इसमें करना है। देखो इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हम यहाँ लिख देते हैं, फिर इरेज कर देंगे। पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फॉर्मूला होगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिए। हम इसको मिटा देते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हमने इरेज कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें हम देखो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी लिखा है। ए जे हो गया हमारा ए और ए हो गया हमारा बी। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, यानी ए माइनस बी मतलब होगा कि 6 माइनस 73 यानी 6.73 एक ब्रैकेट में आएगा माइनस और 4.38 जी एक ब्रैकेट में आ गए। ठीक है, अब फॉर्मूला में क्या था, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अब लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब 6.73 6.73 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, बी ए है 4.38 4.38 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस ए भी होता है। सो हम यहाँ लिख दें प्लस के ए बी। तो ए बी की जगह क्या लिखोगे, जे ए है जे बी है। सो 6.73 ए की वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू है 4.38 ए हो गया। बटे में पूरे में क्या है, जे है, बटे के पूरे ये लिख देते हैं, ये बटे में है क्योंकि। तो 6.73 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख दो या इसी को लिख दो, 6.73 गुणे 4.38 प्लस के 4.38 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो जा संख्या सेम है, कट जाएगी। हमारे पास क्या बचा है, ये बचा है पूरा। तो 3 के 13 में से 8 गए, 5 बचे, ये बस यही बचा है। इसको माइनस करेंगे जब हम, तो 13 में से 8 गए, कितने बचे हैं, 5 बचे। चलो ठीक है, और 7 में से 4 गए, 3 बचे, ये भी ठीक है। और 6 में से 4 गए, 2 बचे, 2.35 ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है।
तो 19 का बताना है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 है। तो मान लो कि x प्रतिशत 7.6 है, यानी 19 का, ये 19 है, 19 का यानी x प्रतिशत है, जो 19 का x प्रतिशत 7.6 है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, 19 गुणे x बटे 100 बराबर हो जाएंगे 7.6। अब जब हम इसमें x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, x बराबर 7.6 गुणे 100 बटे 19। ठीक है, पॉइंट हटेगा, जीरो बढ़ेगा, और इस जीरो से ये जीरो कैंसल, 19 चौको 76, 4 बार कटा, 4 का गुणा होगा 10 में से, 4 धाम 40, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। 40% हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्या का औसत, यानी जो 60 से 80 के बीच की जो अभाज्य संख्याएं हैं वे कौन कौन सी हैं, हमें उनका औसत निकालना है। 60 से 80 के बीच, तो 60 के बाद कौन सी आएगी, एक तो 61 आएगी, 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 से हम भाग देंगे इसमें, तो भाग देंगे जोड़ने से, इन सब को जब हम जोड़ें, इन सब को जोड़ने से कितना आ जाएगा, 351 बटे 5, भाग देंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा 70.2। 70.2 ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 2.1 का होल क्यूब प्लस 2.1 का होल क्यूब प्लस 5.8 का होल क्यूब, और इन सब के बटे में क्या है, जे वाली संख्या बटे में लिखी है, ये वाली 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 गुणे 5.8 प्लस 5.8 का होल स्क्वायर। इसमें भी वही होना है, ए क्यू प्लस बी क्यू। पहले हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है अपना, इसको नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको सवाल समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अब हम इरेज कर लेते हैं, पता है आपने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब हमारा, इसको भी इरेज कर दो। अब हम प्रश्न देखते हैं, 2.1 का होल क्यूब, मतलब इस जे ए है, ए है, ए है और ए बी है। ठीक है, तो ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू, मतलब ए प्लस बी एक कोष्टक में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ए है और ए बी है। ए प्लस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होगा ए प्लस बी, तो 2.1 प्लस 5.8 एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया। अब आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए स्क्वायर मतलब 2 का 2.1 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5.8 का होल स्क्वायर
-2.1 गुणे 5.8 बटे में आएंगे हमारे ए वाले, ये सब बटे में है। 2.1 का होल स्क्वायर माइनस 2.1 गुणे 5.8 जो 5 बने हैं, प्लस के 5.8 का होल स्क्वायर। जा संख्या बिल्कुल सेम है इसलिए कट गए। हमारे पास कितने बचे, ए वाली बची है 2.1 और 5.8 जोड़ दो, 8 1 9, 5 2 7, 7.9। ए विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न है हमारा, यह प्रश्न अधूरा है, अगला देखते हैं। दिए गए भिन्नों 4/5, 5/7, 11/13, 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो 4/5, 4/5 और 4/5, 5/7, 11/13 और 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है, ये बताना है। इसको हम भाग दे के देखते हैं। देखो 4/5, इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 8 40, 8 आ गई। अब 5/7 है, 5/7, 5/7 में कितना आएगा, 5/7 का जब हम भाग देंगे तो इसका आएगा 0.714 आ जाएगा। और 5/7 के बाद हैं अपने 11/13, 11/13 इसका जब हम भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.846 और 11/13 हो गए। इसके बाद है 13/17, 13/17 यहाँ लिख लेते हैं, 13/17 इसका जब हम 17 का भाग 13 में देंगे तो हमारा आएगा 0.764। अब इसमें बड़ा कौन सा है हमें बताना है, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा है हमारा 11/13। 11/13 किस ऑप्शन में है, 11/13 है हमारा डी ऑप्शन। डी हमारा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, ये अधूरा प्रश्न है, अगला देखते हैं। ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूरे पे अंडरवुड लगा है, इसमें अंडरवुड है। सेम टू सेम सवाल हम एक कर चुके हैं ऐसा ही। इसको हम कैसा लगाते हैं जल्दी देख लेते हैं। अंडरवुड के अंदर 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे और +2 का होल स्क्वायर माइनस के 4√5 जी लिख सकते हैं हम इसको। अब इसको √5 का होल स्क्वायर नहीं, इसको अब वर्गमूल के अंदर लिख देते हैं ऐसा। देखो माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ए हो गया। जे हैं अपने 2 और ए है 5। इसका जब ये 2 हटेंगे, जब स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल का चिन्ह भी हट जाएगा। हमारा आ जाएगा √5 - 2। तो √5 - 2 किस में है, बी ऑप्शन। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 308, 125, 45, 120, 102 का औसत क्या है? इनका औसत निकालना है। औसत बराबर होता है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र नोट कर लीजिए। औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे
पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको जल्दी नोट कर लीजिए, कर लिया होगा नोट। इसको हम इरेज कर देते हैं। इन सभी को जोड़ना पड़ता है। पद कौन होते हैं? एक पद ए हो गया, एक ए हो गया, एक 45 है, 120 है, ये सब पद हैं। तो कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 पद हो गए। तो पदों का योग यानी इन सब के बीच में प्लस लगा दो, इन सब के बीच में प्लस लगा दो, प्लस और प्लस, और बटे कितने पद हो गए थे? 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो। जोड़ने पर क्या मिलेगा? इसमें जोड़ने से मिलेगा हमको पूरा 700। जब हम जोड़ेंगे तो 700 आएंगे, और 5 से जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 चौको 20, यानी 140 आएगा। 140 कहाँ है? ए विकल्प में। अगला प्रश्न है 2.21 गुणे 6.32 माइनस 2.9272। इसका इसमें गुणा करना है, तो गुणनफल कितना आएगा? गुणा करने पर आएगा हमारा 32.9272 माइनस ए वाली संख्या ज्यों की त्यों रहेगी 2.9272। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो, दो में से 2 गया 0, 7 में 7 घटाओ 0, 2 में से ये 2 गए 0, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और 3, 30 आ गए। 30 कहाँ है? डी विकल्प हमारा सही है। अगला प्रश्न है 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर बटे का ये चिन्ह है ए बटे इसके सबके बटे ए वाली संख्या है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं 0.05 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर, सबके बटे में ए लिखना है। अब इसको देखो, इनमें सब में हम 10-10 कॉमन ले, 10-10 सबके बटे 10-10 कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये दशमलव है ये यहाँ आ जाएगा, इसका दशमलव भी एक अंक के इधर आएगा, इसका दशमलव भी एक अंक इधर खिसकेगा, यानी 10 बटे कर देंगे तो सबका दशमलव दाईं तरफ खिसक जाएगा। कैसा? देखो 0. ऐसा, और 0.5 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 बटे 10 का होल स्क्वायर प्लस 0.073 बटे 10 का होल स्क्वायर। अब इसमें 10 कॉमन है, इसमें 10 कॉमन है, इसमें 10 है। देखो, इसके 10 कॉमन लेंगे और ऊपर क्या है? स्क्वायर है तो 100 हो जाएंगे। इसमें भी 10 हैं कॉमन, लेकिन स्क्वायर लगा है तो 100 ये भी हो जाएंगे। इसमें भी 10 हैं और ऊपर स्क्वायर है तो 100 ये भी हो जाएंगे। तो हम सीधा लिख देते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे? 1/100 बाहर आ जाएंगे जी, 1/100। और हमारा क्या बचेगा? अब हमारे पास बचेगा 0.05 बटे, नहीं बस इतना ही रहेगा, बटे 10, 100 बाहर आ गए तो एक कोष्टक में जे इसका होल स्क्वायर प्लस
0.41, इसका भी होल स्क्वायर प्लस 0.073 का होल स्क्वायर। तो जा वाली संख्या और जा सेम संख्या बन जाएगी, कट जाएगी। अब देखो इसके बटे 1 है ना, इसका 1। अब ये 100 ऊपर जाएंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे। 100 हमारा उत्तर होगा, यानी सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, मतलब X और Y दोनों पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता? तो इसमें हम X Y लेंगे। देखो जी, इसको हम X ले लें, इसको हम Y ले लें, ठीक है। तो दोनों 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। 10% तो दोनों पढ़ रहे, जी ले लिया। अब 40% व्यक्ति समाचार पत्र X पढ़ते हैं, तो 40 पढ़ते हैं जिसमें से 10 कॉमन हैं, तो कितने बचे हमारे X में? 30। और अब Y में आए तो Y में 50% व्यक्ति समाचार पत्र Y पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारा 50 है। तो जबकि हमारे 10 तो कॉमन है ना, तो 50 में से हम 10 घटाएंगे, हमारे आएंगे 40%। अब इसमें इन सबको जोड़ो तो कितना आ गया? ये आ गया हमारा 30 और 10 40 और 40 80, यानी 80 आ गए हमारे। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ता? तो 100 होता है पूरा। 100 में से हम 80% घटा दें, यानी 100% में से 100% घटाएं तो 20%। 20% ऐसे हैं जो ये 80 आए हैं, ये तो समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन जो ये 20% आए हैं, ये कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, अर्थात सी हमारा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है 5 परिणाम का औसत 46 है और पहले 4 का औसत 45 है, 5वां परिणाम बताइए। तो ऐसा भी हमने बताया था कि औसत दिया हो और योग निकालना हो तो हम गुणा कर लेते हैं। तो इसमें गुणा कर लो। देखो, इसका गुणा 46 गुणे 5 करो, तो 46 गुणे 5 कितना हो गया हमारा? 5 छक्के 30 हो गए, और 5 चौको 20 और 3 23 हो गए। अब और पहले 4 का औसत कितना है? यानी 45 है। 45 है, तो 45 में 4 का गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 4 पंचे 20, 4 चौको 16 17 18, इन्हें माइनस कर दो। 0 15 में से 8 गए 7 70 नहीं 4 5 का 30 जी, कितने 3 बने हैं ना। तो 10 में नहीं, 0 में से 0 गए, 0 का 0, और 13 में से 8 गए, 5 बचेंगे यहाँ पर। तो 50 हमारा बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। हमारा बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ये अंडर रूट के अंदर है यहाँ तक और जे अंडर रूट है यहाँ तक, यानी 29.816 और जे हैं अपने अंडर रूट के अंदर 77.44। तो इसका वर्गमूल हम कितना होता है? इसका वर्गमूल आपको निकालना आता हो, यदि नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको वर्गमूल पर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी से आप सब कुछ सीख जाएंगे, दशमलव वाले भी और साधारण वाले भी। तो और इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिससे आप सब्सक्राइब कर लें और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसलिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो इसका वर्गमूल कितना होता है? इसका वर्गमूल हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसका आएगा हमारा 5.46 और इसका आएगा हमारा 8.8 आएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 6 यानी 6 आ गए, और 8 4 12
और 8 5 13 और 1 14, यानी 14.26, 14.26, 14.26 जे यहाँ पर 14 है। ठीक है, सी वाला, सी हमारा सही होगा, 14.26। अगला प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ऐसा प्रश्न ये दोबारा रिपीट हो गया, हम पहले लगा चुके हैं, तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं है। इसमें हमारा सही उत्तर होगा क्या, इसका सही उत्तर होगा हमारा घटी थी कितनी, 16% घट गई थी। दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ा था, 16% घट गई थी। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, यदि आपने अभी नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और साथ में अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। और लाइक तो आप जानते ही हैं, लाइक तो आप वैसे ही कर देते हैं, बिना ही बोले आप लाइक कर देते हैं। और यदि आपको ध्यान ना रहा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।